नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और नॉलेज सीरीज के अंतर्गत क्लास नंबर 8 8वीं नंबर क्लास पे हम लोग आज आ गए हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल ड्यूटीज, इन पर आधारित 15 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही शानदार उनकी व्याख्या और 20 से 25 मिनट में क्लास आगामी सभी एग्जामिनेशन के लिए अत्यधिक लाभकारी ये जो क्वेश्चन है और इनकी व्याख्या है। ठीक है, शुरू कर लेते हैं हम लोग और पूरी क्लास हमें देखनी है ताकि सारा फायदा हमें मिले इन क्लासेस का। क्वेश्चन नंबर 106 है, कथन है राज्य नीति के जो निदेशक तत्व है उसमें दिया गया समाजवादी दर्शन संपत्ति के मूल अधिकार से टकराव की स्थिति में दिखाई दिया। ठीक है, राज्य नीति के जो निदेशक तत्व हैं इसमें जिस समाजवादी दर्शन की बात हो रही है वो आर्टिकल 39 के दो खंड हैं, अनुच्छेद 39B और अनुच्छेद 39C, जहां ये कहा गया है कि धन उत्पादन संपत्ति को साधन है, सामूहिक स्वामित्व में रखे जाएं और कुछ ही हाथों में इनके केंद्रीकरण को रोका जाए। और समाजवाद का मतलब मैंने पिछली क्लास में बताया था कि समाजवाद का मतलब होता है कि उत्पादन और जो वितरण है उसके स्तर पर या सामाजिक आर्थिक स्तर पर जो विषमताएं हैं, जो असमानता है, उनका उन्मूलन हो जाए और व्यक्तिगत या निजी स्वामित्व के स्थान पर सार्वजनिक स्वामित्व, एक सामूहिक स्वामित्व, सरकारी स्वामित्व की व्यवस्था को तवज्जो मिले। राष्ट्रीयकरण जैसी व्यवस्थाएं जो हैं वो समाजवाद के आदर्शों के साथ दिखाई देती हैं। तो आर्टिकल 39B और 39C जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल में बेसिकली ये समाजवाद को सबसे अधिक सूचित करता है। हालांकि कई अन्य आर्टिकल भी समाजवाद से रिलेटेड हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल में, लेकिन 39B और 39C जो है उसका सीधा सीधा टकराव संपत्ति के मूल अधिकार, ये जो संपत्ति का मूल अधिकार है ये आर्टिकल 31 में दिया गया था। ठीक है, जो कि 44वें संविधान संशोधन से मूल अधिकार की सूची से हटा दिया गया है। तो अनुच्छेद 31 जो है वो राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति के अधिकार के संदर्भ में दिया गया था, उससे टकराव की स्थिति में दिखाई दिया है। और इसमें जो संसद का जो पक्ष था, संसद चूंकि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना या समाजवादी जो मूल्य हैं उनकी स्थापना करना चाहती है और इसलिए उसने विभिन्न प्रकार के संविधान संशोधन करके संपत्ति के अधिकार पर कुछ परिसीमाएं लगाने का, कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाने का उसने कार्य किया, कुछ अपवादों की व्यवस्था की। और इस संबंध में पहला संशोधन, चौथा संशोधन, 17वां संशोधन, 24वां, 25वां, 42वां और 44वां संशोधन जो है वो संसद के संदर्भ में प्रस्तुत होते हैं। दूसरी तरफ जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका का दृष्टिकोण मूल रूप से संविधान का संरक्षण, लोकतंत्र का संरक्षण और नागरिक अधिकारों को सुरक्षित रखना है। तो चूंकि संपत्ति का मूल अधिकार अनुच्छेद 31 में मूल अधिकार के रूप में था और उसके संरक्षण के लिए आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार था, तो न्यायपालिका ने मूल रूप से जो शंकरी प्रसाद वाद है, कामेश्वर सिंह का जो वाद है, बेला बनर्जी वाद है, सज्जन सिंह का जो वाद है और केशवानंद भारती जो वाद है, ठीक है, गोलकनाथ का जो वाद है, ये जो केसेस हैं, मिनर्वा मिल्स का जो वाद है, वामन राव का वाद है, रंजना द्विवेदी वाद है, ये बहुत सारे जो वाद हैं इनके माध्यम से, या फिर कालांतर में IR सिलो का जो वाद है, काइलोवाद जिसको बोलते हैं कई बार, तो वो जो संदर्भ है न्यायपालिका का, वहां न्यायपालिका ने संपत्ति के अधिकार को संरक्षित करने का या राज्य के जो समाजवाद के नाम पर संपत्ति का अनुचित रूप से जो अधिग्रहण करने की जो प्रवृत्ति दिखाई देती है उसको रोकने का प्रयास किया है। ठीक है, ये इसकी व्याख्या ध्यान रखिए। तो कथन बिल्कुल ठीक है। कारण कह रहे हैं गोलकनाथवाद में मूल अधिकार निदेशक तत्वों का संतुलन आवश्यक बताया गया। तो ये गोलकनाथवाद जो 1967 का है, इसमें तो क्या है कि फंडामेंटल राइट्स को सुप्रीमेसी दे दी गई और फंडामेंटल राइट्स को संशोधन की शक्ति से बाहर कर दिया गया था। तो ये तो कारण गलत है। ये जो संतुलन वाली लाइन है बेसिकली मिनर्वा मिल्स की लाइन है। ठीक है, मूल अधिकार निदेशक तत्वों का जो संतुलन है ना प्यारे विद्यार्थियों, ये 1980 के मिनर्वा मिल्स केस की बेसिक लाइन है, उसका आधारभूत तत्व है मिनर्वा मिल्स वाद 1980, जहां कहा गया कि संविधान का भाग 3 जो फंडामेंटल राइट है और भाग 4 जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है, वो राजव्यवस्था रूपी संतुलन का जो रथ है उसके दो पहिए हैं, चक्र हैं, जिनमें संतुलन रहना चाहिए। ठीक है, तो कारण गलत है, कथन सही परंतु कारण गलत है, इसलिए जो सी है वो हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 है, निम्न में से कौन सा नीति निदेशक तत्व राज्य पर शाब्दिक रूप से, है ना, शाब्दिक रूप से लिटरली क्रियान्वयन के लिए बाध्यता का आरोपण करता है। हम जानते हैं कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो बाध्यता पूर्ण नहीं रखे गए, बल्कि राज्य की इच्छा पर इनका क्रियान्वयन छोड़ा गया। लेकिन संपूर्ण जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल का जो चैप्टर है भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक, उसमें एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऐसा है जहां राज्य के लिए बाध्यता शब्द का संदर्भ रखा गया, ऑब्लिगेशन शब्द रखा गया है, वो आर्टिकल 49 है, जहां ऐतिहासिक और कलात्मक महत्व के जो स्थान हैं, स्मारक हैं और जो वस्तुएं हैं, ऐतिहासिक और जो कलात्मक महत्व के, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऐतिहासिक और कलात्मक महत्व के जो स्थान हैं और जो स्मारक हैं और जो वस्तुएं हैं, स्थान, स्मारक और वस्तुओं का संरक्षण और इनको किसी भी प्रकार के विनाश से रोकना, ये राज्य की बाध्यता होगी। तो ध्यान रखना है हमें, आर्टिकल 49 जो है इसका आंसर है, तो ऑप्शन 20 में राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 108 है, कथन है समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 का संदर्भ है, अनुच्छेद 44 जो कि यूसीसी बोलते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक समान नागरिक संहिता बोल देते हैं, से संबंधित विषय समवर्ती सूची में दिए गए। देखिए जो एक समान नागरिक संहिता है इसका मतलब है लोगों के निजी व्यवहारों को नियमित करने वाले जो विषय हैं, यानी कि बेसिकली जैसे विवाह का जो विषय है, ठीक है, तलाक से रिलेटेड जो विषय है, और जो उत्तराधिकार से रिलेटेड विषय है, ठीक है, और जो वसीयत से रिलेटेड विषय हैं, बेसिकली जो सिविल मैटर्स हैं, जो दीवानी मामले हैं, वो इसमें बेसिकली शामिल होते हैं, या गोद लेना या दत्तक जिसको बोलते हैं, अडॉप्शन जिसको बोलते हैं, वो इसमें बेसिकली शामिल होते हैं, और ये समवर्ती सूची में दिए गए। इसका मतलब है कि इस पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को एक कानून बनाने की शक्ति है, तो समवर्ती सूची से रिलेटेड विषय समान नागरिक संहिता के बारे में रखे गए हैं, ठीक है। इसलिए संसद भी कानून बना सकती है और राज्य विधानमंडल भी इस पर कानून बना सकते हैं, याद रखिए महत्वपूर्ण रूप से, ठीक है। तो ये कथन तो बिल्कुल ठीक है। सरला मुद्गलवाद 1995 का बात था ये, और इसमें न्यायालय ने समान नागरिक संहिता को लागू करने की आवश्यकता व्यक्त की। बिल्कुल, शाहबानो जो वाद है, सरला मुद्गलवाद है, शायरा बानो जो वाद है, ये कुछ प्रमुख केसेस हैं जिनमें समान नागरिक संहिता को लागू करने का संदर्भ प्रस्तुत किया गया था, तो ये भी ठीक है। लेकिन क्षैतिज संबंध नहीं है, सीधा सीधा संबंध। इसका मतलब ये है कि भाई क्षैतिज संबंध का मतलब देखिए क्या होता है कि जहां कारण का जो अनिवार्य परिणाम जो है वो कथन होता है, तो कथन कहता है कि समवर्ती सूची, यहां कारण अगर ये होता कि समान नागरिक संहिता के संबंध में केवल संसद को एक कानून बनाने की शक्ति है या केवल राज्य विधानमंडल को कानून बनाने की शक्ति है, तो हम कहते हैं कि ये कारण बिल्कुल गलत हो गया। यहां दिया जाता कि भाई कथन कारण में अगर क्षैतिज संबंध, तो क्या दिया जाता कि समान नागरिक संहिता के संबंध में संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को कानून बनाने की शक्ति है, और चूंकि दोनों कानून बनाने की शक्ति है तो इसमें समवर्ती सूची, तो वो होता है क्षैतिज संबंध, यानी सीधा सीधा संबंध। यहां दोनों सही तो है, लेकिन अगर ये कारण हटा दिया जाए तो इस कथन को इस कारण पर आश्रित रहने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये कथन हटा दिया जाए तो इस कारण को कथन पर आश्रित रहने की जरूरत नहीं है, इसलिए दोनों सही होते हुए भी कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या नहीं है। एक चीज ध्यान रखिए, कारण कथन के क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन माने जाते हैं। इसका एक ही उपाय है कि हम इनकी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में प्रैक्टिस करें, और इसके अलावा देखिए क्या है, कोई फॉर्मूला लगा लीजिए या किसी प्रकार के तरीके, ये मैं ऐसी इस प्रकार की कोई फालतू बातें करने में थोड़ा सा यकीन कम करता हूं। हो सकता है कि किन्हीं के पास इसका फॉर्मूला हो, मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं ऐसी फालतू बात नहीं करता हूं कि साहब इसके कुछ फॉर्मूला लगाए जाते हैं। नहीं, देखिए मेरा जहां तक मानना है, इतने वर्षों का जो अनुभव है थोड़ा बहुत पढ़ने पढ़ाने का, उसके आधार पर कह पाता हूं कि कथन कारण के लिए आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी चाहिए। चीजें दोनों पता होनी चाहिए, अगर दोनों में से एक में भी संदेह है तब तो क्वेश्चन छोड़ना ही बेहतर होता है। जहां नेगेटिव मार्किंग होती है वहां छोड़ दीजिए, अगर एक भी आपको पता नहीं तो इनके बीच में रिलेशन कैसे कायम करेंगे, है ना, सीधा सा। इसको सॉल्व भी सबसे पहले तब कीजिए जो कथन और कारण दोनों के बारे में आपको जानकारी हो। अगर सरला मुद्गलवाद आप जानते नहीं है, समवर्ती सूची का संदर्भ जानते नहीं है, या यूनिफॉर्म सिविल कोड जानते नहीं है, तो फिर इसको अनावश्यक रूप से इसको जो है तुक्का लगाने की जरूरत नहीं होती है कथन कारण में, क्योंकि कथन कारण में तुक्का जो है अधिकांश मात्रा में गलत जाएगा, ये ध्यान रखिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपको इसकी प्रैक्टिस बार बार करनी है। जब प्रैक्टिस बहुत सारी कर लेंगे तो जो मैं लाइनें बोल रहा हूं कि एक कथन दूसरे पर आश्रित है तो क्षैतिज संबंध है, एक कथन दूसरे पर आश्रित नहीं है, दोनों का पृथक पृथक स्वतंत्र अस्तित्व है, तो ऐसी स्थिति में जो है कथन कारण में क्षैतिज संबंध नहीं है, ठीक है। तो यहां दोनों बिल्कुल सही है, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। तो मेरी जो बातें होती हैं ना, आप सभी से निवेदन है, और आप सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं इन चीज़ों को, पेपर सॉल्व कीजिए, इधर उधर की फालतू बातें करने की जरूरत नहीं है, उसमें ना फालतू बातें सोचने की जरूरत है, कोई शॉर्टकट्स नहीं होते हैं इन चीज़ों के। प्रैक्टिस कीजिए, रीडिंग कीजिए, रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, तब जाकर सफलता मिलती है। देखिए सीधी सी बात है, नौकरी तब मिलती है जब हम बहुत सारा अच्छा अध्ययन करते हैं, रिवीजन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं ना, और सकारात्मकता रखते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत जो मूल कर्तव्य का प्रावधान है निम्न में से किस समिति की सिफारिशों के आधार पर, बड़ा ये लोकप्रिय क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन की श्रेणी में आता है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर जोड़ा गया था, और 42वें संशोधन से मूल कर्तव्य जोड़े गए, ठीक है। 42वां संशोधन जो है 1976 में, ठीक है, उससे कॉन्स्टिट्यूशन में भाग जो 4 क है, 4 क बोल दीजिए या 4A बोल दीजिए, और इसके अंतर्गत आर्टिकल 51A 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। फिर अभी 86वां संविधान संशोधन 2002 से 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, तो अभी 11 मूल कर्तव्य हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, भाग 4A आर्टिकल 51A, और फिर उसके अंतर्गत स्मॉल ABCD, तो 11 तक आप गिन लीजिए ए से लेकर के, तो वहां जो है मूल कर्तव्य प्रस्तुत किए गए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1110 है, 110 मूल कर्तव्य के अंतर्गत दिया गया प्रावधान भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण कौन सी प्रविष्टि का मूल कर्तव्य। एक आप
सभी से आग्रह है कि मूल कर्तव्य जो 11 मूल कर्तव्य है वो लाइन से याद कर लीजिए। एक आध क्वेश्चन इन दिनों क्या है ये भी पूछ लेते हैं कि किस नंबर का ये मूल कर्तव्य है। सरल क्वेश्चन होगा, सही हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये जो कर्तव्य है ये इसी प्रकार से मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, मेरी टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन है ये। देखिए टेस्ट सीरीज में इसलिए जब भी लॉन्च करता हूं वो काफी ईश्वर की कृपा से आप सभी लोगों को पसंद भी आती है, और क्योंकि क्वेश्चन बहुत बेहतरीन किताबों से मेरे द्वारा बनाए जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है, इसलिए उन्हीं टेस्ट सीरीज में से मैं क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं। तो भविष्य में जब टेस्ट सीरीज लॉन्च करेंगे, मैं जिन जिन टॉपिक्स पे टेस्ट सीरीज लॉन्च करूंगा आप लोग जुड़िएगा डेफिनेटली। क्वेश्चन इस प्रकार के इन दिनों आने लगे अच्छे क्वेश्चन। तो ये 5वें नंबर का फंडामेंटल ड्यूटी है हमारा, 5वें नंबर का मूल कर्तव्य है। तो 11 मूल कर्तव्य हैं, उनको सीरीज से याद कर लीजिए। आपने चूंकि आज तक याद किए नहीं इसलिए आपको याद हुए नहीं। कई बार विद्यार्थी कहते हैं सर याद नहीं होते, केवल इसलिए नहीं होते भैया कि आप लोग याद नहीं करते हैं। उसको याद कीजिए। ऐसी क्या चीज है जो हमको याद नहीं हो सकती, ठीक है, ऐसी क्या चीज है दुनिया में जो हमको याद नहीं हो सकती, ठीक है। इतने हजारों नाम तो आपको याद रहते हैं अपने दोस्तों के, मित्रों के, परिवारजनों के, इतने लाखों दृश्य तो आपको याद रहते हैं, हजारों गाने तो आपको याद रहते हैं, ये क्यों याद नहीं हो सकता, ठीक है। तो ध्यान रखिए, ये थोड़ा सा पॉजिटिविटी रखिए। तो 5वें नंबर का मूल कर्तव्य भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो, और ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। तो नारी सम्मान की रक्षा कह लीजिए, शब्द में मान लीजिए बदल दे पेपर बनाने वाले, तो नारी सम्मान की रक्षा का मूल कर्तव्य वो भी 5वें नंबर पर है। जो भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भातृत्व की भावना का निर्माण, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी विभेदों से परे हो, वो भी 5वें नंबर का मूल कर्तव्य है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 111 नंबर का मूल कर्तव्य, निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य के अध्याय में प्रस्तुत नहीं किया गया। देखिए भारत की प्रभुता, अखंडता की रक्षा करना ये 3रे नंबर का मूल कर्तव्य है, और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, हिंसा से दूर रहना, ये 9वें नंबर का मूल कर्तव्य है। 9वें नंबर का अनैतिक गतिविधियों का निवारण करना ये कोई मूल कर्तव्य नहीं है। और संवैधानिक आदर्शों का सम्मान करना मूल कर्तव्य में सबसे पहला कर्तव्य है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे, ठीक है। संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे, ये सबसे पहला मूल कर्तव्य है। तो मैंने इसकी भाषा थोड़ा सा चेंज कर दी, क्या दिया, संवैधानिक आदर्शों का सम्मान करना। तो पहला मूल कर्तव्य है, ठीक है। ये 3रा मूल कर्तव्य, ये 9वां मूल कर्तव्य और ये पहला मूल कर्तव्य। तो सी जो है वो कोई भी मूल कर्तव्य नहीं है, ठीक है। आज मैं थोड़ा सा आपसे बातचीत भी कर रहा हूं इसी प्रकार से कि चीजों को किस तरह से पढ़ना है। 112 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत जो 11वां मूल कर्तव्य है निम्न में से किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया। अभी मैं बात कर चुका हूं, 86वां संविधान संशोधन है, और इसमें लिखा गया है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बालक हैं, 6 से 14 वर्ष तक की आयु के, मैं लिख देता हूं यहां पर, ठीक है, आयु के बालकों के लिए शिक्षा के संबंध में, ठीक है, शिक्षा और ये माता पिता और अभिभावक का दायित्व, ठीक है, उनका दायित्व बताया गया है। देखिए फंडामेंटल राइट में राज्य की जिम्मेदारी बताई गई है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आर्टिकल 45 से जहां लैंग्वेज ली गई थी वहां लैंग्वेज चेंज हो चुकी है, ठीक है। और जो मूल कर्तव्य 11वें नंबर का, वहां माता पिता और अभिभावक का दायित्व बताया गया है, ठीक है ना। तो एक एक शब्द को थोड़ा सा देखने का प्रयास कीजिए प्यारे विद्यार्थियों। कॉन्स्टिट्यूशन शब्दों पर और शब्दों की व्याख्याओं पर ही चलता है ना। शब्दों को याद कीजिए, शब्दों की व्याख्या को ढंग से सुनिए, ठीक है। आइए आगे बढ़ जाते हैं। 113 नंबर क्वेश्चन है, कथन है मादक द्रव्यों का निषेध मूल कर्तव्य की सूची में शामिल किया गया। बिल्कुल नहीं, मादक द्रव्यों का निषेध जो है ये डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी निदेशक तत्वों में शामिल किया गया है, ठीक है, निदेशक तत्वों में शामिल है और अनुच्छेद 47 के अंतर्गत ये शामिल किया गया है। बार बार पढ़िए, भूलते हैं तो बार बार पढ़िए, मैं भी भूलता हूं तो मैं भी बार बार याद करता हूं, सीधी सी बात है, ठीक है। और फिर जो है ये मूल कर्तव्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना एक महत्वपूर्ण मूल कर्तव्य है। यह 8वें नंबर का मूल कर्तव्य है, ठीक है ना। कारण बिल्कुल सही है इसमें, यह 8वां मूल कर्तव्य है, ठीक है ना। 8वां मूल कर्तव्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास कीजिए। 9वें नंबर का है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और हिंसा से दूर रहें। 7वें नंबर का प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव हैं उनकी रक्षा, संवर्धन, प्राणी मात्र के प्रति दया के भाव रखें। 10वें नंबर का मूल कर्तव्य है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले, ठीक है। ये तो ध्यान रखेंगे, इसमें कथन गलत परंतु कारण सही है, ठीक है। तो डी ऑप्शन आ गया। आगे बढ़ते हैं साहब। अब 114 नंबर क्वेश्चन है, 9वीं अनुसूची का संबंध किस अनुच्छेद के साथ है। तो 31B है 9वीं अनुसूची, ठीक है। और ये पहला संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से जोड़ा गया है, पहला संविधान संशोधन, ठीक है। और ये 1951 से जोड़ा गया है।
और इसमें क्या कहा गया है कि इसके अंतर्गत कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण की कुछ अधिनियम जो जोड़े जाएंगे इसमें वो न्यायिक पुनरावलोकन न्यायिक परिधि के क्षेत्र से बाहर होंगे। ठीक है, भूमि सुधार विधियों को मूल रूप से जो लाया गया था, बाद में तो कई सारी व्याख्याएं हुई हैं इसमें, लेकिन मूल रूप से भूमि सुधार विधियों को न्यायिक पुनरावलोकन से बाहर रखने के लिए एक संरक्षण उनको प्रदान करने के लिए कि भाई न्यायालय में ना जाए वो मामला, भूमि सुधार से रिलेटेड जो विषय है, तो भूमि सुधार विधियों को न्यायिक पुनरावलोकन के क्षेत्र से बाहर रखने के लिए यह आर्टिकल जोड़ा गया था। ठीक है, तो और इसके संदर्भ में फिर बहुत सारी व्याख्याएं रही हैं फंडामेंटल राइट डायरेक्टिव प्रिंसिपल के संदर्भ में, तो ये ए इसमें आंसर आ जाएगा। ठीक है, 115 नंबर क्वेश्चन है, पुरुष और स्त्री श्रमिकों के स्वास्थ्य और शक्ति का संरक्षण और बालकों की सुकुमार अवस्था के दुरुपयोग से बचाव किस नीति निदेशक तत्व है? तो ये आर्टिकल 39 जो है, इसके 6 सेक्शन है, मूल रूप से 5 सेक्शन थे, एक छठा सेक्शन 42वें संविधान संशोधन से जुड़ा, तो आर्टिकल 39 और सेक्शन ई में ये लाइन लिखी गई है, पुरुष और स्त्री श्रमिकों के स्वास्थ्य और शक्ति का संरक्षण, बालकों को सुकुमार अवस्था के दुरुपयोग से, टेंडर एज बोलते हैं ऐसी अवस्था जहां विभिन्न प्रकार के परिवर्तन, विभिन्न प्रकार की आदतों का निर्माण होता है, एक कोमल अवस्था होती है उनकी, उनके मस्तिष्क पर गहरी छाप पड़ती है किसी भी विचार, किसी भी घटनाक्रम की, तो उसके दुरुपयोग से बचाव का ये संदर्भ रखा गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 116 नंबर क्वेश्चन है, 9वीं अनुसूची के माध्यम से संसदीय विधायन को न्यायिक पुनरावलोकन की परिधि से बाहर रखने का प्रयास किया गया है। बिल्कुल ठीक है, अब ये बात हम करके आए हैं, संसदीय विधायन का मतलब होता है संसद के द्वारा बनाए जाने वाले कानून। 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए कानूनों की न्यायिक समीक्षा की ही नहीं जा सकती। देखिए, लाया तो इसी उद्देश्य के लिए गया था, लेकिन कारण इसलिए गलत हो गया है क्योंकि केशवानंद भारती का जो वाद है, जब वहां बात आती है केशवानंद भारती वाद की, 24 अप्रैल 1973 का जो डिसीजन आता है जहां आधारभूत ढांचे की बात हुई, और कालांतर में जब मिनर्वा मिल्स का केस आया और वामन राव का केस आया, स्पेशली वामन राव का जब केस आया 1981 का, और फिर 2007 का आयोग सिल्हो का वाद है, वहां ये कह दिया गया कि केशवानंद भारती का जो डिसीजन है 24 अप्रैल 1973 का, जहां बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन आई है, संविधान के मूलभूत ढांचे की संकल्पना जब प्रस्तुत हुई है, तो उसके साथ ही 9वीं अनुसूची में जो कानून डाले जाएंगे उनकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। तो इसके संबंध में हमें ध्यान रखना है कि वामन राव वाद 1981 और 2007 का जो सिल्हो वाद है उसको महत्वपूर्ण रूप से हमें ध्यान रखना है, यानी 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए कानूनों की न्यायिक समीक्षा संभव है। ठीक है, न्यायिक समीक्षा संभव है, न्यायिक समीक्षा है ना, न्यायिक पुनरावलोकन भी बोलते हैं इसी को, इंग्लिश में जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं। ठीक है ना, न्यायिक समीक्षा बोल लीजिए, न्यायिक पुनरावलोकन बोल दीजिए, जुडिशियल रिव्यू एक ही बात है। न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक समीक्षा आर्टिकल 13 के सिद्धांतों के अंतर्गत ये मूल रूप से प्रस्तुत होता है। फिर आगे तो बहुत सारी लाइनें आती है, तो कथन सही परंतु कारण गलत है इसमें। ठीक है, तो सी इसमें ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 117 नंबर क्वेश्चन है, मूल कर्तव्य की सूची में क्या क्या शामिल है? तो संवैधानिक, अच्छा एक ध्यान रखिए, ये सांविधानिक शब्द है ना, सांविधानिक, तो सांविधानिक बोल दीजिए या संवैधानिक बोल दीजिए, एक ही बात है। सांविधिक जो होता है वो अलग है, मैं आयोगों में इसका अंतर करा दूंगा। ठीक है, संवैधानिक और सांविधानिक ये तो एक है, सांविधिक अलग होता है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल आदर्शों का सम्मान करना, ठीक है, ये हमारा पहला मूल कर्तव्य हो गया। ठीक है, अभी भी तो बात की है मैंने थोड़ी देर पहले, है ना, पहला मूल कर्तव्य है। तो ठीक है, तो ये शामिल है। सार्वजनिक संपत्ति की जो सुरक्षा करने का मूल कर्तव्य है, ठीक है, ये हमारे पास शामिल है। ठीक है, हिंसा से दूर रहने का ये 9वां मूल कर्तव्य है ना, 9वां मूल कर्तव्य है। ठीक है, देखिए याद करेंगे तो कभी कभी भूलेंगे भी, अगर भूलता का व्यक्ति कब है? जब वो याद करता है, तो डरिए मत, फिर से याद कीजिए, फिर से रिपीट और रिवीजन कीजिए उसका। और वन, झील, नदी और वन्य जीवों की जो रक्षा है, तो प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव है, उनकी रक्षा करे, संरक्षण, संवर्धन, प्राणी मात्र के प्रति दया के भाव रखे, तो ये 7वां मूल कर्तव्य है। ठीक है, ये 7वां मूल कर्तव्य है ना, ध्यान रखिएगा। और फिर जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास, तो ये जो है 8वें नंबर का मूल कर्तव्य है, 8वां मूल कर्तव्य है। ठीक है, ऐसे ध्यान रख लीजिए, अगर भूल जाएं फिर से याद कर लीजिए। तो ये चारों मूल कर्तव्य हैं। ठीक है, तो इसमें डी जो है ऑप्शन उपरोक्त सभी आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 118 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित नीति निदेशक तत्वों को उनके अनुच्छेदों के अनुसार सुमेलित करना है। लोक स्वास्थ्य का सुधार राज्य का प्राथमिक कर्तव्य, यह अनुच्छेद 47 के साथ जुड़ता है, तो ए जो है वो 4 नंबर है। ऐतिहासिक कलात्मक महत्व के स्मारक स्थानों की सुरक्षा, ये ठीक है, बी में आर्टिकल 49 से
सुमेलित कर रखा है। राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण अनुच्छेद 50 बिल्कुल ठीक है ना, शक्ति पृथक्करण को सूचित करता है, तो सी में थर्ड है। और डी में बनाए गए काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का प्रावधान, ठीक है। ये पूरा एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है जो आर्टिकल 42 के अंतर्गत दिया जाता है, ठीक है ना। तो काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाएं और प्रसूति सहायता का उपबंध ये आर्टिकल 42 के अंतर्गत आता है। तो 4, 2, 3 और 1, तो 4, 2, 3 और 1 डी ऑप्शन जो है विल बी द राइट आंसर, ठीक है। 119 नंबर क्वेश्चन है, कथन है संविधान के अनुच्छेद 39 ख, 39 बी और 39 सी का संबंध संपत्ति की समाजवादी व्यवस्था से दिखाई देता है। बिल्कुल मैं बात कर चुका हूं अभी 31 संपत्ति की पूंजीवादी व्यवस्था मूल अधिकार जो था पहले, और 39 ख और 39 ग जो है संपत्ति की समाजवादी व्यवस्था, ठीक है। संपत्ति के अधिकार को 44वें संशोधन से मूल अधिकार का दर्जा दिया गया, तो ये गलत हो गया। यहां तो मूल अधिकार से हटा दिया गया, उसको मूल अधिकार का दर्जा यहां हटा दिया गया, मूल अधिकार का दर्जा नहीं, ठीक है, मूल अधिकार की सूची से बाहर कर दिया गया है ना, मूल अधिकार की सूची से बाहर किया गया। खूब लगातार देखिए वीडियोस, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर की सीरीज हमारे चैनल पॉलिटी जोन पे मैंने करा रखे हैं, प्रश्नों का महासंग्रह नाम से, ठीक है। हमारे बहुत सारी सीरीज, उसमें 2 सीरीज मैंने चलाई हैं और काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, करीब करीब 400-500 क्वेश्चन वो करा रखे हैं, 100 से ज़्यादा क्वेश्चन ये आ चुके हैं, अभी लगातार ये सीरीज चलेगी, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा सॉल्व करते रहिए फटाफट से। तो कथन सही, परंतु इसमें कारण गलत ऑप्शन में, तो सी सही राइट आंसर। आज की क्लास का समापन क्वेश्चन 120 नंबर क्वेश्चन, कथन है भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य के अंतर्गत सामाजिक संस्कृति के विकास को शामिल किया गया है, ठीक है। तो 5वें नंबर का कर्तव्य था समरसता, समान भातृत्व की भावना, और छठा है कि जो है हमारी जो सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे, उसका परिरक्षण करे, है ना। तो 6ठे नंबर का मूल कर्तव्य है सामाजिक संस्कृति, इसको इंग्लिश में कंपोजिट कल्चर बोलते हैं। मतलब हम में जो आत्मसातीकरण की प्रवृत्ति है ना, दूसरी संस्कृतियों को भी स्वयं में हम शामिल करते हैं, उनसे कुछ गुणों को प्राप्त करते हैं, उन्हें कुछ गुण प्रदान करते हैं, एक आदान प्रदान की जो संस्कृति है शानदार हमारी सामाजिक संस्कृति, उसको बोलते हैं कंपोजिट कल्चर। प्यारे विद्यार्थियों, तो ये 6ठा मूल कर्तव्य है ना, 6ठा मूल कर्तव्य। और ये भारत विविधता में एकता के आदर्श को सूचित करता है। तो अब क्षैतिज संबंध है, विविधता में एकता का मतलब ये कि अलग अलग धर्म, भाषा, क्षेत्र, संस्कृतियां जो हैं वो सारी की सारी भारत में एक हो जाती हैं, एक मिलकर रहती हैं, दैट इज कॉल्ड सामाजिक संस्कृति। सबकी अपनी एक पहचान भी दिखती है, लेकिन सभी जो हैं एक दूसरे के साथ घुल मिलकर रहती हैं। यही भारत में जो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जो ध्येय वाक्य है, विविधता में एकता। तो बिल्कुल ये क्षैतिज संबंध स्टेब्लिश हो रहा है, ठीक है, यानी इस पर ये आश्रित है और इस पर ये आश्रित है, ठीक है। तो कारण भी सही है, कथन भी सही है, और ए जो है इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर ए जो है, ठीक है। कथन कारण दोनों सही, और कारण कथन की सही व्याख्या, ठीक है साहब। तो ये हमें ध्यान रखना है, और आप सभी से आग्रह है वीडियोस पूरा देखा कीजिए, ठीक है। और लगातार 20-22-25 मिनट में क्लास कंप्लीट हो जाती है। 15 क्वेश्चन लगातार देखिए, कई बार देखा कीजिए, व्याख्या इनकी सुनिए, ठीक है। और हमारे साथ जुड़िए पॉलिटी जोन यूट्यूब चैनल पर, और पॉलिटी जोन जो हमारा एप्लीकेशन है इस पर, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल, इंस्टा, वो जो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उस पर कुछ ना कुछ सूचनाएं आती रहती हैं। और अपनी तैयारी रखिए अच्छे से, ठीक है। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखिए आप सभी, और सकारात्मक बने रहिए। कल मिलता हूं आप सभी से नॉलेज सीरीज क्लास नंबर 9 में कुछ नए टॉपिक्स के क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। नमस्कार, धन्यवाद।